ये तो बताना है। तो देखो सैंपल में यानी कि 12.5 mm की चालनी से निकले कण तथा 10 mm की चालनी पर रुके कण प्रयोग करते हैं। यानी कि जो एग्रीगेट हमारा 12.5 mm की चालनी से तो निकल जाते हैं, लेकिन 10 mm की चालनी पर वो क्या है, रुक जाते हैं। कि चालनी से हमने छाना, 12.5 mm की चालनी से तो निकल गए, लेकिन 10 mm की चालनी पर वो नीचे क्या है, रुक जाते हैं। उनको हम क्या है, प्रयोग करते हैं। ये कौन सा था पहला वाला टेस्ट, यानी क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, संदलन मान परीक्षण। इससे हम क्या है, एग्रीगेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी संपीड़न सामर्थ्य का पता लगाते हैं। इसमें जो उपकरण यानी अपरेटस प्रयोग करते हैं वो होता है एक बेलनाकार सांचा होता है जिसका व्यास 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 13 से 14 सेंटीमीटर होती है। प्रोसेस किसमें किस प्रकार के हम प्रोसेस करते हैं, एग्रीगेट को 100 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। उसके बाद इसको इसमें 3 परतों में भरा जाता है। इस प्रकार से इसको 3 परतों में भरते हैं। प्रत्येक परत की 25 बार हम कुटाई करते हैं। कौन सा सैंपल हम इसमें प्रयोग करते हैं कि 12.5 mm की चालनी से जो कण निकल जाते हैं और 10 mm की चालनी पर वो क्या है, रुक जाते हैं, वो कण हम इसमें क्या है, प्रयोग करते हैं। जब हम 25 बार इनकी कुटाई कर लेते हैं, पच्चीस बार कुटाई के बाद 2.36 mm की चालनी से निकले कण कि जो कण हमारे 2.36 mm की चालनी से निकल जाते हैं उनका मान ज्ञात कर लिया जाता है कि कितना कण गए हैं, और सैंपल के सापेक्ष उसका अनुपात निकाल दिया जाता है। अर्थात कि संदलन मान यानी कि क्रशिंग वैल्यू, संदलन मान ये भी प्रतिशत में हम ज्ञात करते हैं। 2.36 mm चालनी से निकले कण बटे 2.36 mm चालनी से निकले कण बटे सैंपल, यानी कि सैंपल को हिंदी में तो सैंपल ही प्रयोग कर रखा है, सैंपल को देख लेंगे तब। सैंपल का भार यानी 2.36 mm चालनी से निकले कण का भार गुणा गया 100%। कि जो 2.36 mm की चालनी से कण निकल जाते हैं उनका भार जो हमने पहले सैंपल लिया था उसके भार के सापेक्ष अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, उसका गुणा 100% से ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा संदलन मान आ जाता है। अब ये संदलन मान किसके लिए कितना होना चाहिए, अगर हमारी सतही संरचना है, सतही संरचना, सतही संरचना में हमारा जैसे आ सकता है रोड, फर्श, रनवे, इस प्रकार से कुछ भी आएंगे सतही संरचना के मतलब जिनकी सतह इस प्रकार से होती है कि जिसके ऊपर चल फिर रहे हैं, जिसकी सतह पर कोई भार लगाया जा रहा या फिर कुछ रखा जा रहा है। कहने का मतलब कि सतह पर कार्य हो रहा, कि रोड पर गाड़ी चलेगी तो सतह पर कार्य होगा, फर्श पर व्यक्ति चलेंगे सामान रखा जाएगा सतह पर,
रनवे पर अगर हमारा हेलीकॉप्टर चलेगा तो वहाँ पर भी क्या है, सतही कार्य होगा, अर्थात सतही संरचना। तो सतही संरचना के लिए कम होना चाहिए, यानी कि 30% तक, या फिर 30% से कम। कहने का मतलब है कि 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि पर 30% से ज़्यादा मान कब आएगा, जब इसमें निकले हुए कण ज़्यादा होंगे। कहने का मतलब कि टूटे हुए कण ज़्यादा होंगे। अन्य शेष, अन्य के लिए, अन्य हमारा क्या है, फाउंडेशन हो सकता है, कोई बड़ा कंक्रीटिंग कार्य हो सकता है, उसके लिए 45% तक। हो सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि संदर्भ मान कब ज्यादा होगा, कि अगर इसका मान ज्यादा है, यानी कि टूटे हुए यानी कि निकले हुए कण ज्यादा निकलेंगे। इसलिए हमेशा ये मान क्या है, कम से कम रहना चाहिए। इसके बाद दूसरा परीक्षण था हमारा इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। दूसरा था इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। इम्पैक्ट यानी कि संघट मान परीक्षण। इम्पैक्ट या फिर संघट, दिमाग में इम्पैक्ट का मतलब कि अचानक वाले आने वाले भारों को सहन करने के लिए, अचानक या फिर झटकों को सहन करने वाला जो पदार्थ का जो गुण होता है वो होता है टफनेस। TOUGHNESS। टफनेस का मतलब होता है कि कड़ापन। हिंदी में इसको कहा जाता है कड़ापन या फिर चीमड़पन। कड़ापन ज्ञात किया जाता है। यानी कि जो झटकों को सहन करने के लिए जो पदार्थ में गुण होता है वो होता है टफनेस, यानी कि कड़ापन। और टफनेस यानी कि कड़ापन ज्ञात करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो होता है हमारा क्या है, टफनेस। यानी झटकों को सहन करने के लिए जो हम परीक्षण करते हैं उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है टफनेस। और जो परीक्षण होता है वो कराता है इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, यानी संघट मान परीक्षण। ये मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है, मशीन, वो मशीन का नाम इसी आधार पर है, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट के जो मशीन प्रयोग करते होते हैं इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। और इस मशीन में एक हम हथौड़ा प्रयोग करते हैं, यानी कि हैमर, HAMMER, हैमर यानी कि हथौड़ा। इस हथौड़े को, यानी हथौड़े को 38 सेंटीमीटर या फिर 380 mm प्लस माइनस 5 mm, यानी कि 38 सेंटीमीटर तक उठाते हैं, तक उठाकर 15 आघात लगाए जाते हैं। आघात का मतलब कि 15 बार उसको चलाया जाता है, 15 आघात लगाया जाता है। इन 15 आघातों के बाद जो हमारे टूटे हुए कण हैं उसके आधार पर हम इम्पैक्ट वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहां पर भी स्थिति वही है कि सतही संरचना के लिए
सतही संरचना के लिए 30% तक और अन्य के लिए 45% तक ही हमारे क्या इम्पैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। तीसरे प्रकार का जो हमारा टेस्ट था वो था एब्रेशन टेस्ट, यानी अपघर्षण परीक्षण। तीसरा जो आया वो आया हमारा क्या है, अपघर्षण परीक्षण, एब्रेशन टेस्ट। आखिर है क्या अपघर्षण परीक्षण? कि दो विभिन्न प्रकार की सतहों को आपस में घिसने पर वो क्या हो जाती है कि घिसती जाती है। वो कितनी घिसी उसके लिए जो हम परीक्षण करते हैं वो है अपघर्षण परीक्षण। घिसन के प्रति परीक्षण, यानी घिसन के यानी घिसने के प्रति जो हम परीक्षण करते वो कहलाता है अपघर्षण एब्रेशन टेस्ट। इसके लिए जो हम मशीन प्रयोग करते हैं, मशीन, ये कौन कौन सी मशीन प्रयोग की जाती है उसका नाम है लॉस एंजल्स मशीन। अपघर्षण परीक्षण के लिए जो हम मशीन का प्रयोग करते हैं वो है लॉस एंजल्स मशीन, डबल एस, लॉस एंजल्स मशीन। इस टेस्ट में भी हम वही चीज करते हैं। ये चीज सबके लिए ध्यान रखने की 12.5 mm की चालनी से निकले हुए कण और 10 mm की चालनी पर रुके हुए कण। लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं सैंपल। यहां पर भी वही चीज है सेम कि 12.5 mm चालनी से निकले कण और 10 mm की चालनी पर रुके कण, 10 mm की चालनी पर रुके कण। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने की, इन सब में तो 2.36 mm की चालनी प्रयोग की जाती है, लेकिन इसमें जो बाद में 1.75 mm की चालनी से निकले कण वो वही प्रयोग किया जाता है। यानी जो अपघर्षण मान जो अपघर्षण जो मान आएगा, अपघर्षण मान बराबर 1.75 mm चालनी से निकले कण बटे सैंपल का भार गुणा के 100%। रुकावता बोर्ड है, ठीक है। अपघर्षण मान बराबर यानी अपघर्षण जो मान होते हैं 175 mm चालनी से निकले हुए कण का भार बटे सैंपल का भार गुणा के 100%। चौथा और जो अंतिम टेस्ट था वो है हमारा साउंडनेस टेस्ट। चौथे प्रकार का वो था साउंडनेस, SOUND, साउंडनेस टेस्ट। कि किस चीज के लिए किया जाता है साउंडनेस टेस्ट? इस किया जाता है टिकाऊपन पता करने के लिए, कि आखिरकार हमारा साउंडनेस टेस्ट है किस चीज के लिए करते हैं हम? ये करते हैं हम टिकाऊपन का पता करने के लिए। कैसे टिकाऊपन का पता करते हैं?
सोडियम सल्फेट, सोडियम व मैग्नीशियम का सल्फेट, सोडियम व मैग्नीशियम का सल्फेट के घोल में एग्रीगेट डालता है, यानी मिलावट डालता है। क्या करते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम के सल्फेट में हम मिलावट डाल देते हैं, जिसके बाद मिलावट क्या होता है कि उसका धीरे धीरे विघटन हो जाता है। ठीक है, फिर उसका यानी सोडियम और मैग्नीशियम के सल्फेट में हम क्या है, सल्फेट के घोल में हम मिलावट को डालते हैं, जिससे मिलावट का धीरे धीरे विघटन होता है, विघटन होता है।